हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश चंद्र चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी से। आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत तुगलक वंश के द्वितीय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हमने तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के संबंध में पूर्व के वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश के दूसरे शासक थे और उनको इतिहास में सनकी सुल्तान, पागल सुल्तान, क्रूर एवं निर्दयी सुल्तान के नाम से भी लोगों ने अलंकृत किया है। इनके अन्य नामों में इन्हें जूना खां एवं जोना खां या उलूग खां के नाम से भी लोग जानते हैं। इनके ऊटपटांग निर्णयों के कारण इतिहास में ये काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनके संबंध में अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखें हम ऐसे सनकी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का इतिहास। मोहम्मद बिन तुगलक के सुल्तान बनने का सबसे पहले इतिहास देखें कि ये सुल्तान कैसे बने। इनके जो पिता थे वो बंगाल एवं तिरहुत की विजय के पश्चात गयासुद्दीन तुगलकाबाद वापस आ रहे थे। दिल्ली से 6 किलोमीटर की दूरी पर अफगानपुर के पास लकड़ी के बने भवन में सुल्तान के स्वागत की व्यवस्था की गई और ये व्यवस्था मोहम्मद बिन तुगलक, जो उस वक्त में जोना खान के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने की। समारोह के दौरान हाथियों का प्रदर्शन देखते समय लकड़ी का भवन अचानक ढह गया, गिर गया, भरभरा कर गिर गया और जिसमें दबकर गयासुद्दीन तुगलक एवं उनका जो दूसरा पुत्र था किसलू खां, उसकी दोनों की मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के संबंध में इतिहासकार एकमत नहीं हैं। कुछ इतिहासकार इनकी मृत्यु को षड्यंत्र बताते हैं तो कुछ इतिहासकार उनकी मृत्यु को एक हादसा बताते हैं। इब्ने बतूता, जो उस वक्त के प्रमुख इतिहासकार रहे हैं, इनके अनुसार गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु एक षड्यंत्र थी। बदायूं ने भी इनका समर्थन किया है, उन्होंने भी इसको एक षड्यंत्र ही माना है। किंतु बर्नी ने बिजली गिरने की वजह से इनकी मृत्यु बताई कि जिस महल में ये सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक रुके थे, अचानक उस पर बिजली गिरने के कारण वो भवन ढह गया और इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। फरिश्ता एवं इशामी के अनुसार यह एक अप्रत्याशित दुर्घटना थी जिसके कारण सुल्तान की मृत्यु हुई, अर्थात गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई। सरहिंद ने इसे दैवी प्रकोप बताया। इसके बाद इनका जो पुत्र था जोना खां ने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सत्ता की बागडोर संभाली। अब इनका जो द्वितीय पुत्र था जूना खां, या जिसको जोना खां के नाम से हम जानते हैं, इन्हें मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण की और फिर सत्ता की बागडोर संभाली। इस तरह से ये मोहम्मद बिन तुगलक अब सुल्तान बन गए। अब मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में देख लें। मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका शासनकाल 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक का माना गया है, इनके संबंध में थोड़ी सी जानकारी कि इनके अन्य नाम जो थे वो जूना खां या जोना खां, कहीं कहीं जूना खां मिलता है, कहीं कहीं जोना खां मिलता है, और उपाधि थी इनको उलूग खां। तो इस तरह से ये इनके अन्य नाम थे। राजमुंद्री के अभिलेख के अनुसार इन्हें दुनिया का खान भी कहा गया, इन्हें दुनिया का खान कहा गया। ये राजमुंद्री अभिलेख में इनका नाम दुनिया का खान के रूप से लिखा गया है। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति इनको माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज़्यादा विद्वान व्यक्ति थी। ये कला प्रेमी भी थे। अरबी एवं फारसी भाषा के विद्वान होने के साथ साथ ये खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, चिकित्सा शास्त्र, तर्क विज्ञान आदि में भी ये पारंगत थे। इस तरह से ये काफ़ी विद्वान शासक के माने जाते थे। इतने विद्वान शासक इसके पूर्ववर्ती कालों में कभी नहीं हुए थे। सरहिंदी, बदायूं, बर्नी एवं फरिश्ता जैसे इतिहासकार ने इन्हें एक अधर्मी घोषित किया था। उसके अनेक कारण जो आगे हम पढ़ेंगे। इनकी सनक भरी योजनाओं एवं क्रूर कृत्यों के कारण इन्हें रक्त पिपासु, स्वप्नशील, सनकी, पागल आदि नामों से भी जाना जाता है।
इनकी सनक भरी असफल योजनाओं से प्रजा को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कई प्रजा की मृत्यु भी हो गई थी, जिसके कारण ये प्रजा में अलोकप्रिय हो गए थे। अर्थात ये प्रजा इनको पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इनके कभी भी कोई भी निर्णय आ जाते थे जो जनता के लिए परेशानी का कारण बनते थे। मोहम्मद बिन तुगलक की गद्दी पर बैठते समय दिल्ली सल्तनत 23 प्रांतों में बटा था, अर्थात एक विशाल साम्राज्य इनके पास था। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार इन्हीं के शासनकाल में हुआ। सबसे ज़्यादा विस्तार जो हुआ था वो इन्हीं के शासनकाल में विस्तार हुआ था। इनकी क्रूर नीति के कारण अनेक राज्यों में विद्रोह भी फैले थे। अर्थात ये अगर माना जाए कि इनकी जो क्रूर नीति थी, इसके कारण अनेक क्षेत्रों में और सर्वाधिक विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में हुए और माना जाता है कि लगभग 34 विद्रोह इनके शासनकाल में हुए थे। आगे देखें, अब इनके द्वारा जो 5 प्रमुख योजनाएं थी जिसका क्रियान्वयन इन्होंने किया था, लेकिन ये सभी की सभी असफल हो गई थी और यही कारण है कि लोग इन्हें पागल या सनकी सुल्तान के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले द्वाब क्षेत्र में करवृद्धि 1326-27 ईस्वी में द्वाब के क्षेत्र में उन्होंने करवृद्धि कर दी। इसके संबंध में विस्तृत अध्ययन इसी के साथ अभी करेंगे आगे। राजधानी परिवर्तन 1326 और 1327 ईस्वी में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इन्होंने किया था 1339 और 1329 और 1330 ईस्वी में। खुरासान अभियान 1330-31 में और कराचिल अभियान 1330-1331 में। इनके ये प्रमुख योजनाएं थी जो इन्होंने की थी और ये असफल हो गई थी। अब इनके संबंध में थोड़ा सा हम देख लें। सबसे पहले देखें दोआब क्षेत्र की कर वृद्धि। 1326-27 ईस्वी में दोआब के उपजाऊ क्षेत्र में लगभग इन्होंने 50% कर वृद्धि कर दी थी और उसी समय दोआब क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा, जिसके कारण पैदावार भी प्रभावित हुई। किंतु इसके बावजूद तुगलक जो थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, इनके अधिकारियों ने किसानों से जबरन वसूली की, जिसके कारण जनता में विद्रोह की भावना भी फैल गई थी। दूसरा जो उनका जो था राजधानी परिवर्तन 1326-27 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कर दिया था। इसका कारण ये था कि मंगोलों के बहुत ज़्यादा आक्रमण के कारण ये परेशान हो गया था और इसी कारण से इन्होंने क्या की थी, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दी थी। अब दौलताबाद के संबंध में देख लें। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम बदलकर कुतुबाबाद कर दिया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था, दौलताबाद। इस तरह से जो देवगिरी था या कुतुबाबाद था वो दौलताबाद के नाम से जाना गया और इन्होंने अपनी राजधानी क्या की थी, दिल्ली से दौलताबाद कर दी थी। इस राजधानी परिवर्तन में प्रजा को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रजा को भी आदेश किया गया था कि वो भी वहाँ चले, तो सारा सामान लेकर अपने पूरे परिवार को लेकर एक नए क्षेत्र में जाना कितना कष्टकारक होता है, ये आप भी जानते हैं। और यह योजना पूर्णतः असफल हो गई। यहाँ सफल लिखा गया है, असफल हो गई थी। तो ये योजना पूर्णतः असफल हो गई। इसके बाद 1335 ईस्वी में जब सुल्तान ने देखा कि भाई यहाँ जनता खुश नहीं है, तो उन्होंने दौलताबाद से दिल्ली जाने की पुनः इजाज़त दे दी। इस तरह से दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली, इस तरह की जो राजधानी जो परिवर्तन हुआ, जिसके कारण जनता को बहुत अधिक कष्टों का सामना करना पड़ा और यही इनके तुगलकी फरमान के रूप से जाने जाते हैं। इसके बाद तीसरा जो इनका था खुरासान अभियान 1330-31 ईस्वी में। खुरासान क्षेत्र को जीतने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों की विशाल सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया, किंतु राजनीतिक परिवर्तन के कारण दोनों देशों के मध्य समझौता हो गया और युद्ध की यह योजना असफल हो गई और मोहम्मद बिन तुगलक को आर्थिक हानि का उठानी पड़ी। अगला देख लें कराचिल अभियान 1330-31 ईस्वी में। कराचिल जो क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र माना जाता है, जंगली और पहाड़ी क्षेत्र माना जाता है। कराचिल अभियान के अंतर्गत सुल्तान ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक विशाल सेना पहाड़ी राज्यों को जीतने के लिए भेजी, किंतु रास्ता भटक जाने के कारण सारे सैनिक उन्हीं जंगलों में भूख प्यास से और पहाड़ी रास्तों में मारे गए। माना जाता है कि मात्र 10 अधिकारी ही वापस आ पाए थे और इस तरह से उनका ये अभियान असफल हो गया था।
एक और असफल अभियान था इनका सांकेतिक मुद्रा का चलन। 1329-30 ईस्वी में साम्राज्य विस्तार की नीति को सफल बनाने के लिए सांकेतिक मुद्रा का चलन किया। अभी सांकेतिक मुद्रा क्या थी? इन्होंने इस हेतु दोकानी नामक सिक्कों का प्रचलन किया। दोकानी अर्थात जिसके दो मूल्य थे, पीतल और तांबे के सिक्कों का चलन किया। और ये जो पीतल और तांबे के सिक्के थे, ये अपने ओरिजिनल मूल्य पर ना रहकर इनके जो मूल्य निर्धारित किए गए थे वो सोना और चांदी के सिक्कों के बराबर थे। अब जब सोना और चांदी के सिक्के के बराबर सोना और पीतल और तांबे का मूल्य हो रहा था, तो बहुत सारे क्षेत्रों में इसके राज्य में सिक्के ढालने पर प्रतिबंध ना होने के कारण कई जाली टकसाल बन गए। अर्थात लोग अपने घर में ही सिक्के ढालने लगे, पीतल और तांबे के सिक्के ढालते थे और उनका मूल्य सिक्के के रूप में सोने और चांदी के मूल्य के बराबर हो जाता था। इस तरह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई और सुल्तान को भी बहुत अधिक आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा। इस तरह मोहम्मद बिन तुगलक अपने गलत निर्णयों से इतिहास में एक रक्त पिपासु, स्वप्नशील, पागल, संकी, क्रूर, जिद्दी सुल्तान के रूप में बदनाम हो गया था और एक पागल सुल्तान के रूप में इनको जाना जाता है। अब इनकी असफलताओं के मूल कारण अगर हम देख लें तो इन 4-5 कारणों के बारे में तो हमने चर्चा कर लिया, लेकिन फिर पुनः एक बार रिपीट कर लेते हैं। संयम एवं दूरदर्शिता का अभाव। संयम, मोहम्मद बिन तुगलक में संयम एवं दूरदर्शिता का पूर्णतः अभाव था। वह स्वप्न देखते थे और उसके दूरगामी परिणामों पर ध्यान न देकर अगले ही दिन उसे लागू कर देते थे, जिसके कारण प्रजा को काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ता था और फिर बाद में पुनः अपने फैसलों को वो बदलते थे, जिससे और अधिक कष्ट बढ़ जाता था। दूसरा था अनुचित समय में कर वृद्धि। दोआब का जो उपजाऊ क्षेत्र था उसमें लगभग 50% उन्होंने कर वृद्धि कर दी थी। उसी समय राज्य में अकाल भी पड़ा था। इस अकाल के कारण किसानों की हालत ख़राब हो गई थी, किंतु फिर भी उनके सैनिकों ने जबरन कर वसूली की और जिसके कारण राज्य में विद्रोह की स्थिति भी पैदा हो गई थी। तो ये भी इनका एक असफलता का एक मूल कारण माना जाता है। राजधानी परिवर्तन, इसके पूर्व बता चुके हैं कि दिल्ली से दौलताबाद इन्होंने राजधानी परिवर्तित कर दिया था, जिसके कारण भी प्रजा को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा और प्रजा को उनके जबरन राजधानी परिवर्तन का आदेश दिया था, जिसके कारण रास्ते में ही अनेक लोगों की मृत्यु हो गई थी और नवीन राजधानी पर पहुंचने के बाद भी लोग परेशान रहने लगे। अर्थात 1335 ईस्वी में पुनः सुल्तान ने दिल्ली जाने की अनुमति दे दी, जिससे और अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। सांकेतिक मुद्रा का चलन, ये भी मैंने इसके पूर्व बता चुका हूँ कि मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य विस्तार तो हो रहा था, लेकिन उस समय सोने एवं चांदी धातु की बहुत अधिक कमी थी। इस कारण से उतने सिक्के ढाल नहीं पा रहे थे। अतः उन्होंने क्या किया कि पीतल एवं तांबे के सिक्के जारी किए, जिनके जो मूल्य थे वो सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर थे। अब जब सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर पीतल और तांबे के सिक्के जारी होने लगे तो कई जाली टकसाल बन गए और उन्होंने सोने एवं चांदी के मूल्य वाले पीतल एवं तांबे के सिक्के ढालकर राज्य में प्रसारित करने लगे। इससे उनकी जो अर्थव्यवस्था थी पूरी तरह ठप हो गई और टकसालों पर भी राज्य का नियंत्रण किसी प्रकार से नहीं हो पाया था। इस कारण से उसकी ये सांकेतिक मुद्रा का जो चलन की जो योजना थी वो भी असफल हो गई। खुरासान विजय की योजना, खुरासान विजय के अभियान के लिए उन्होंने क्या किया था, 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना तैयार की थी और ये लालसा थी उनकी कि खुरासान को वो विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कहा जाता है कि उस सेना को उन्होंने 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया ताकि वो सेना जी जान लगाकर युद्ध करे, किंतु राजनीतिक परिवर्तन हो गए और खुरासान से क्या होगी, उनकी संधि हो गई तो युद्ध ना हो सका। इस तरह से 1 वर्ष का जो अग्रिम वेतन दिया गया था वह व्यर्थ गया और उसकी यह योजना भी असफल हो गई थी। अगला देखें, जिद्दी एवं अभिमानी स्वभाव। तुगलक जो मोहम्मद बिन तुगलक था वह स्वभाव से जिद्दी एवं अभिमानी था, अर्थात एक बार जिस बात की जिद कर लेते थे उसे पूरा करते थे। इसी कारण कई बार
उसे भारी क्षति का सामना करना पड़ा और प्रजा को भी बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके कारण से वो असफल हो गया। एक और महत्वपूर्ण कारण था उलेमाओं का विरोध। वह उलेमाओं को भी एक साधारण व्यक्ति की तरह ही मानता था, जबकि समाज में उलेमाओं की काफ़ी इज्जत और हैसियत होती थी। अब उलेमाओं को पर्याप्त सम्मान ना मिलने के कारण, पर्याप्त स्थान ना मिलने के कारण उनके मन में भी मोहम्मद बिन तुगलक के प्रति विरोध का भाव पैदा हो गया था और यही कारण था कि उलेमा इनका विरोध किया करते थे। अगला देखिए, निर्दयी एवं रक्त पिपासु शासक। सुल्तान एक निर्दयी शासक के रूप में भी जाना जाता है और यही कारण था कि उसे रक्त पिपासु भी कहा गया है। छोटे छोटे अपराधों के लिए भी वह कठोरतम दंड देता था और इस कठोरतम दंड में वह हाथी से सिर कुचला देना, सर कटवा देना, इस तरह के कई जो कठोर दंड व्यवस्था उसने लागू की थी और रक्त बहाने में भी किसी प्रकार का संकोच नहीं करता था। इसी कारण से उसे इतिहास में रक्त पिपासु शासक भी कहा गया। और अंतिम था कि नियंत्रण का भाव। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य विशाल तो हो गया था, किंतु उसके विशाल क्षेत्र में उसका प्रभावशाली नियंत्रण ना हो सका। इस कारण उसके शासनकाल में अनेक विद्रोह हुए। माना जाता है कि उसके शासनकाल में लगभग 34 विद्रोह हुए थे, जिसमें से 27 अकेले दक्षिण के क्षेत्र में हुए थे और ये इन विद्रोहों के कारण भी उसका जो प्रशासन रहा वो असफल रहा। वह विद्रोहों को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाया। एक विद्रोह दबाता था तो दूसरी जगह विद्रोह पैदा हो जाता था। तो इस तरह से ये मोहम्मद बिन तुगलक की असफलताओं के महत्वपूर्ण कारणों में ये 9 कारण थे। मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु है 20 मार्च 1351 ईस्वी को बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका जो पुत्र था फिरोज़ शाह तुगलक, वह गद्दी पर बैठा है। आने वाला जो वीडियो रहेगा वो फिरोज़ शाह तुगलक के संबंध में रहेगा, इसलिए इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करिएगा ताकि आने वाली जो वीडियो है सीरियल से आपको सहजता से प्राप्त हो सके और अपने अन्य मित्रों को भी इसे सेंड करिएगा। धन्यवाद।